हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ प्लेसेस इन न्यूज़ के लास्ट सेक्शन को कवर करने वाला हूं। आपको पता है कि प्लेसेस इन न्यूज़ में हमने ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको कवर कर लिया है। एशिया को कर लिया, इसके अलावा अभी आजकल वॉर जोन बना हुआ है उसको भी कवर कर लिया, यूरोप को कवर कर लिया, अफ्रीका को कवर कर लिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाले पार्ट को भी कवर कर लिया। जो बचा है वो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। आज हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को भी कवर करेंगे। आपने ये अगर नहीं देखा है तो पीछे इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सारे हमने वीडियोस हैं जो वो डाल रखे हैं। ठीक है, तो वहां से जरूर देख के जाइएगा। प्रीलिम्स में यहाँ से आपको जरूर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पहली न्यूज की तरफ। और पहली न्यूज क्या है? फ्रॉम दिनाली टू मैकिनली, व्हाई द ट्रम्प हैज ऑर्डर्ड द रीनेमिंग ऑफ द नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट पीक। उत्तर प्रदेश की वो आदत, जो नाम बदलने की आदत जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, हम लोगों ने जो फेमिलैरिटी देखी कि नाम फटाफट बदले जाते हैं भारत में, वो शायद अमेरिका तक पहुंच गई है। ठीक है, देखिए माउंट मैकिनली के बारे में बात हो रही है। आप लोगों ने सबने याद रखा होगा माउंट मैकिनली, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट मैकिनली। तो ये रही माउंट मैकिनली, 6190 मीटर की है। और ये कहां पर है, पहले सवाल उठता है। तो ये आपको पता है कि अलास्का रेंज में आता है। ठीक है, अलास्का किसका पार्ट है? अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो अलास्का यूएसए का पार्ट है जहां पर माउंट मैकिनली देखने को मिलती है। ठीक है, 1917 से ये नाम है जो माउंट मैकिनली पड़ चुका है। 1917 से माउंट मैकिनली ये नाम पड़ा। लेकिन यहां पर एक ट्राइब रहती है, इंडिजीनियस जो लोग हैं, उनका नाम है कोयूकॉन। कोयूकॉन ट्राइब्स। ठीक है, तो कोयूकॉन लोग हैं जो, वो लोग इस जगह को, इस माउंट मैकिनली को क्या बोलते थे? देनाली बोलते थे। तो 2015 में जब ओबामा गवर्नमेंट आई तो फिर ओबामा की सरकार ने इस माउंट मैकिनली का नाम बदल के देनाली कर दिया। ठीक है, ताकि मतलब आप कह सकते हैं कोयूकॉन लोगों को और ऑनर देने के लिए 2015 में नाम बदला गया। पहले याद रखिए 1917 से ये नाम चल रहा है माउंट मैकिनली। ठीक है, फिर देनाली हो गया। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वापस उसको वही पुराना नाम है जो वो उसको देने की बात यहाँ पर कर दी है। ठीक है, कि अब ये नाम वापस से माउंट मैकिनली होगा। तो ये पूरी बात है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको बस इतना याद रखना है कि माउंट मैकिनली कहां पर है? तो अलास्का में है। अलास्का किसका पार्ट है? यूएस का पार्ट है। पहले एक जमाने में रशिया का हुआ करता था और रशिया से खरीद लिया था यूएसए ने। और आप जानते हैं कि अलास्का और रशिया के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको जोड़ता है? चुकची सी और बेरिंग सी। चुकची सी और बेरिंग सी। तो ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि बेरिंग स्ट्रेट चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। और उसके बाद इधर अलास्का आता है। अलास्का यूएस का पार्ट है जहां पर माउंट मैकिनली स्थित है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पर पनामा कैनाल को लेकर के बात है। पनामा कैनाल ओपन्स फ्लड गेट्स एट गटून लेक रिजर्वायर। ठीक है, तो गाटून लेक रिजर्वायर है जो ये चर्चा में। तो पहले क्या होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम कैपेसिटी में हिट कर गया तो उनको फ्लड गेट्स खोलने पड़े। ठीक, चलो क्वेश्चन क्या पूछेंगे? पहले तो पनामा कैनाल। पनामा कैनाल कहां पर है? तो ये देखिए, ये आपका पैसिफिक ओशन है और ये इधर आपका ऊपर अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने के लिए क्या बनी हुई है? एक कैनाल बनी हुई है। तो विश्व में इस तरीके की 2 कैनाल काट काट के बनाई गई है। पहली मैंने आपको बता ही दी, पनामा। एक और है जो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन सी है। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी? पनामा कैनाल। पनामा कैनाल किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे, जो पहले ये इतना बड़ा रास्ता था, अगर यहां से यहां पर जाना है तो पहले क्या ऐसे घूम घाम के ऐसे जाना पड़ता था, है ना, साउथ अमेरिका के नीचे से होते हुए। अब उसी चीज को इस कैनाल की वजह से ऐसे इतने से आ सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से रूट है जो बहुत शॉर्ट हो गया, है ना, काफी हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है जो वो बच गया। पहले 13,000 माइल्स के आसपास था, अभी वो 8200 माइल्स के आसपास यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो नाम है वो है गाटून लेक का। तो गाटून लेक की अगर बात करें तो ये कौन सा एरिया है? तो इस जगह पर आप देख पा रहे हैं, ये वाली, है ना। तो ये है जो ये गाटून लेक है, जो कि अपने हाई मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गई थी, जिसके लिए से फ्लड गेट्स खोलने पड़े। ठीक है, तो ये लोकेशन आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो मैप में अगर देखें तो ये वाला जो पॉइंट है छोटा सा, ये है आपका पनामा कैनाल। ठीक, दूसरा वाला कौन सा है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो बात करेंगे वो है डेरियन गैप के बारे में। डेरियन गैप क्यों फेमस है? आप लोगों ने सबने डंकी मूवी देखी होगी, और डंकी मूवी में एक चीज जो मुद्दा उठाया गया था वो था
कि डंकी रूट से बहुत सारे लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो वो डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंचते हैं। तो अमेरिका पहुंचने का जो रास्ता है उसमें डेरियन गैप है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेडली 97 किलोमीटर जंगल क्रॉसिंग थाट माइग्रेंट्स ब्रेव टू रीच अस। देखिए, illegal journey into the US often involve dangerous crossings through the multiple countries including the ट्रेचियस डेरियन गैप। ठीक है, डेरियन गैप है जो वो बहुत ज्यादा खतरनाक गैप है जिसके जहां से लोग हैं जो वो होकर के जाते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि किस जगह के बारे में बात करें। ठीक है, तो रोडलेस जंगल दैट कनेक्ट्स कोलंबिया एंड पनामा। तो अभी अभी पनामा देखा आपने, और इस जगह पर आप ये देखिए, इस जगह को हम डेरियन, ये कोलंबिया है, ये कोलंबिया है आपका। ठीक है, कोलंबिया से जब आप पनामा जाएंगे तो ये वाला जो जंगल वाला एरिया है, ये है ना, ये बड़ा खतरनाक एरिया माना जाता है जहां पर नदी वदी भी पार करनी पड़ती है और जंगल के रास्ते छुपते छुपाते हैं जो वो आप इस कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो पनामा कैनाल से के माध्यम से फिर कैरेबियन आइलैंड्स में पहुंच जाएंगे और फिर ऊपर आप मैक्सिको से फिर यूएसए आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रास्ता है जो वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये वाला हिस्सा, ये है डेरियन गैप। ये क्या है, डेरियन गैप। ठीक है, जो किसको किसको कनेक्ट करता है, कोलंबिया को पनामा से कनेक्ट करता है। डेरियन गैप याद रखेंगे इस नाम को। ठीक है, डंकी रूट के लिए यूज होने वाली जगह है। गुटेमाला में वोल्केनो ऑफ फायर सैंड ऐश लावा फ्लोइंग एज हंड्रेड्स फ्ली। देखो, आपको पता है कि जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है तो तीन चीजें मैंने याद कराई हैं आपको। एक क्या, ऐश राख, दूसरी क्या, गैस, तीसरी पायरोक्लास्टिक डेब्रीज। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो वो उसमें से निकलती हैं। अब गैस की बात करें तो किस तरीके की गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं जो वो उस जगह से आती हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि गुटेमाला में इस तरीके का वोल्केनिक इरप्शन है जो वो देखने को मिला। ठीक, तो गुटेमाला सेंट्रल अमेरिका वाले पार्ट में गुटेमाला पड़ता है। अलोंग सेंट्रल अमेरिका वोल्केनिक आर्क, सबडक्शन ऑफ कोकोस प्लेट बीनीथ द कैरेबियन प्लेट। कुछ याद आया? हम लोगों ने कुछ प्लेट्स के बारे में बात की थी। देखो, आप ये बात जानते हैं कि सर ये हमारी मान लीजिए कि अर्थ है और ये क्या है, यहाँ पर एक सेमी विस्कस या विस्कस मान लीजिए, विस्कस। ठीक है, यहां पर है आपका एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, और इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर प्लेटें आप कह सकते हैं कि इस तरीके की कुछ प्लेटें हैं जो वो इस जगह पर मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से कुछ प्लेटें हैं जो ये इस जगह पर मौजूद आपको मिलती है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो कि ये जो बेटा प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं है ना, ये ओशियनिक प्लेट भी हो सकती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, या ओशियनिक कॉन्टिनेंटल दोनों भी हो सकती हैं। और एक तरीके से हम एक नाव में सवार हैं जिसके नीचे पानी है, और पानी है तो वो नाव क्या है, हिलेगी डुलेगी और आपस में टकराएंगी भी। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह पे पूरे में क्या है कि परत जैसी बन गई है। जैसे दूध है जब ठंडा होता है तो क्या है कि मलाई जैसी जम जाती है ऊपर, है ना, तो नीचे पानी है लेकिन ऊपर मलाई है वो तैरती रहती है उस पर। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही आप मान लीजिए। अब ये जो टुकड़े हैं ये आपस में टकराते हैं, तो कुछ छोटे टुकड़े हैं कुछ बड़े टुकड़े हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कह देते हैं, प्लेट्स बोल देते हैं। बाकी ज्योग्राफी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये बात पता है आपको कि सर 100 किलोमीटर मोटी एक परत होती है जिसमें 65 किलोमीटर का ऊपर वाला अपर मेंटल वाला पार्ट और जो 35 किलोमीटर का टॉप का क्रस्ट वाला पार्ट है जो वो रहता है, और मिला करके हम इसको 100 किलोमीटर की एक मोटी परत के नाम से जानते हैं जिसको हम प्लेट कह देते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। तो प्लेटें इसके ऊपर तैरती रहती हैं और ये प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो उस तरीके से कुछ छोटी प्लेट्स हैं जिसका नाम है कोको प्लेट और कैरेबियन प्लेट। कोको प्लेट, कैरेबियन प्लेट कहाँ होगी, तो कैरेबियन प्लेट से आपके दिमाग में आ रहा है कैरेबियन आइलैंड से उसी के आसपास होगी, और वहीं पर कोको प्लेट है। तो ये जब दोनों टकराएंगी, ठीक है, तो दो प्लेटें, मान लो कि ये दो प्लेटें हैं। ठीक है, ये लीजिए ओशियनिक प्लेट्स हैं, तो इनको ओशियनिक प्लेट पतली पतली आप ऐसे मान लो। तो क्या होता है कि दोनों जब ओशियनिक प्लेट्स, या पूरी मान लो, ऐसे मान लो आप, ये दो प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो जो ओशियनिक वाला हिस्सा है जो ये टकराएगा, तो जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि नीचे चला जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से। तो भारी वाला है जो वो नीचे चला जाएगा और हल्का वाला इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो जब ये इसके ऊपर यहाँ पर चढ़ जाएगा तो यहाँ पर तो माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी होगी, और ये जब नीचे जाएगा तो इस जगह पर नीचे क्या मिलेगा इसको, यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर मिलेगा। एस्थेनोस्फीयर बहुत गर्म है ना, एस्थेनोस्फीयर बहुत गर्म है, लगभग टेम्परेचर आप मान लीजिए कि 1100 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर इस जगह पर मिलेगा। अब इतने टेम्परेचर में ये चीज़ जाएगी तो पिघलेगी, पिघलेगी तो फिर अंदर पहले से लबालब भरी हुई चीज़ है वो ऊपर आएगी, और यहाँ से फिर वो ऊपर आना इस जगह पर शुरू कर दिया। इस पर जब टक्कर मारेगी इस प्लेट पर, ठीक है, तो यहाँ पर जब टक्कर मारेगी तो पहले जो टक्कर पड़ेगी तो उससे क्या कंपन होगा धरती पे। तो ये तो प्लेट धरती हो गई, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कंपन होगा, और कंपन जब होगा तो उसको हम भूकंप कह देते हैं, और अगर ज्यादा ताकत है तो उसको तोड़ करके बाहर निकल आएगी, उसको वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो वो यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से गुटेमाला में ये चीज आपने देखी, ठीक है। तो गुटेमाला है जो वो चर्चा में आ गया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है जो ये गुटेमाला वाला चर्चा, ये वाला एरिया है। आप देखिए मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे आप इस जगह पर गुटेमाला को देख सकते हैं। इधर ये एल सल्वाडोर, होंडुरास, ठीक है, ये गुटेमाला सिटी है इस जगह पर, ठीक है। तो इसको एक बार अपने मैप में एटलस में जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हिस्सा है जो वो चर्चा में, मतलब कैरेबियन आइलैंड, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच वाला जो हिस्सा है, मैं उस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए लैटिन अमेरिका को देख लेते हैं। तो लैटिन अमेरिका को आप मेरे ख्याल से समझते हैं। लैटिन अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहते क्यों है, क्या है ये लैटिन अमेरिका, ठीक है, क्या है ये लैटिन अमेरिका, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए लैटिन एक भाषा है, तो जिस जगह पर लैटिन भाषा, जिन जिन जगहों पर लैटिन भाषा को बोला गया उन जगहों को मिला करके हमने लैटिन अमेरिका कह दिया, ठीक है। तो आप मैक्सिको भी देख पा रहे हैं इसमें, कैरेबियन आइलैंड्स भी देख पा रहे हैं, और आप साउथ अमेरिका भी देख पा रहे हैं। तो ये सारा मिला करके हम इसको क्या बोल देते हैं, लैटिन अमेरिका बोल देते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और डिटेल इसकी समझते हैं। जब लैटिन अमेरिका मैंने बोला तो ये देखो, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, ठीक है, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, ठीक है। ये इतना हिस्सा मिला करके हम, इतना हिस्सा मिला करके हम क्या कह रहे हैं, इसको हम पूरे को आपका लैटिन अमेरिका बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये वेस्ट इंडीज वाला हिस्सा है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज वैसे तो आप जानते हैं क्या है, एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, एक क्रिकेट टीम है, तो उसके वजह से आप इसको जानते हैं, लेकिन क्या क्या है इसमें ये मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने इतने सारे जो नाम लिए एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो साउथ अमेरिका ये तो आप जानते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब मैं बोलता हूँ सेंट्रल अमेरिका, तो सेंट्रल अमेरिका में सर कौन कौन से देश आते हैं, तो सेंट्रल अमेरिका में बेसिकली 7 देश आते हैं। कौन कौन से, इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको वो 7 देश मिल जाएंगे। सेंट्रल अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच वाला हिस्सा सेंट्रल अमेरिका है। तो इसमें आपको बेलिश, होंडुरास, गुटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है। तो ये जो आपको इस जगह पर दिखे, ये बेलिस, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, गुटेमाला और पनामा, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया सेंट्रल अमेरिका, राइट। अब इसमें ध्यान दीजिए कि बेलिस और एल सल्वाडोर ये जो दो शहर है, एक बेलिस, ये वाला बेलिस, और इधर आपको एल सल्वाडोर मिल रहा है, ठीक है। दो देश जिनकी सीमा दो अलग महासागरों से मिलती है, दो अलग महासागरों। तो इसकी सीमा किसके साथ मिल रही है, केवल इस तरफ अटलांटिक महासागर से मिल रही है, और इस एल सल्वाडोर की सीमा है जो वो केवल इस तरफ पैसिफिक ओशन से मिल रही है। बाकी सबकी सीमा दोनों से मिलती है, ठीक है। वेस्ट इंडीज, अब आपको समझ में आ गया कि सर साउथ अमेरिका के अलावा जो आपने सेंट्रल अमेरिका बोला उसका मतलब क्या है। मैक्सिको, मैक्सिको क्या चीज है, तो मैक्सिको आप जानते हैं सर ये रहा, तो मैक्सिको में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला जो कंफ्यूजन आता है वो आता है वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज की अगर मैं बात करता हूं तो इस क्षेत्र की कोई राजधानी नहीं है, बल्कि देश के भीतर ही राजधानियां हैं। तो वो एक क्रिकेट टीम है जिसको आप देखते हैं, वो कोई एक देश नहीं है। वेस्ट इंडीज के बोलने का मतलब है कि दो द्वीप श्रृंखला मिला करके वेस्ट इंडीज का निर्माण करती है। तो कौन सी वो द्वीप श्रृंखला है, एक है लुकातन द्वीप श्रृंखला, लुकातन द्वीप समूह, और दूसरा है कैरेबियन द्वीप समूह। तो कैरेबियन आइलैंड्स, कैरेबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, या लुकायन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लुकायन ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके वेस्ट इंडीज बनाते हैं। तो सर अब ये क्या चीज है, ये कहां मिलती है, लुकायन ग्रुप ऑफ आइलैंड का मतलब है कि आप बहामास से शुरू कीजिए, बहामास से शुरू कीजिए और कोको तक चले जाइए। बहामास से जब आप शुरू करेंगे वहां से कहां तक, कोको तक आप जाइए, ठीक है, कोकोस तक आप जाइए, तो आपको क्या है, क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा लुकायन। और कैरेबियन की अगर बात करें तो क्यूबा से शुरू करना है, इधर क्यूबा से शुरू करना है और कहां तक जाना है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो तक जाना है,
ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो तक आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा, ये सारे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये सारे मिला करके हम क्या बोल देते हैं, वेस्ट इंडीज बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो फिर से समझिए, वेस्ट इंडीज क्या है, वेस्ट इंडीज क्या है, वेस्ट इंडीज है जो वो एक तरीके से दो द्वीप श्रृंखला मिला करके कहते हैं, एक लुकायन और एक कैरेबियन। लुकायन में बहामास से टर्क एंड कोको तक जाएंगे आप, टर्क एंड कोको तक जाएंगे, और इसके अलावा जो कैरेबियन है उसमें आप क्यूबा से लेकर के ट्रिनिडाद एंड टोबैगो तक जाते हैं, ठीक है, क्लियर। और आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम इसको क्या कह देते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स बोल देते हैं, लुकायन का नाम नहीं लेते, लेकिन बोलचाल में हम कैरेबियन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लैटिन अमेरिका सर है क्या चीज, सेंट्रल अमेरिका कौन सा है, वेस्ट इंडीज कौन सा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए न्यूज देख लेते हैं। इंडिया ब्राजील एग्री टू एक्सपेंड स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड पैक्ट बिटवीन इंडिया मर्कोज ब्लॉक। मर्कोज क्या है ये, है ना, मर्कोज कौन सा ब्लॉक है, एक तरीके से ये एक रीजनल ब्लॉक है लैटिन अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का रीजनल ब्लॉक है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं मर्कोस, ठीक है। तो ये जो हरा हरा दिख रहा है लैटिन अमेरिका में, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपका मर्कोस का पार्ट है। इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो मेंबर की अगर बात करें तो वैसे तो आपको यहाँ पर ये लाल लाल भी दिख रहा है कुछ, है ना, तो वेनेजुएला को सस्पेंड किया हुआ है तो इसलिए आपको ये रेड कलर का दिख रहा है। तो नाम मैं बता रहा हूँ, इनको याद रख लीजिएगा, कौन से है, 5 मेंबर है, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे। कोई मुश्किल नहीं है ना, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे, ठीक है, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे, ठीक। और इसके अलावा आप देखेंगे तो ये वेनेजुएला भी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वेनेजुएला को क्या है, सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर अलग, ठीक। इसके अलावा 7 एसोसिएट्स भी हैं, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पनामा, पेरू और सुरेनाम। उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये मेंबर्स आप यहाँ पर याद रख लीजिए, और ये याद रखिएगा कि किसको सस्पेंड किया हुआ है, वेनेजुएला को सस्पेंड किया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक है लैटिन अमेरिका का, ट्रेडिंग ब्लॉक है ना, ये एक क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, जैसे हम अपना आसियान के साथ हम अपनी वो कर लेते हैं, तो आसियान एक ग्रुप हो गया, उसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया मान लीजिए, ठीक है। तो अब जैसे ही हम उसके साथ एफटीए साइन करेंगे तो वो पूरा एक रीजनल ब्लॉक हमारे लिए क्या फायदेमंद हो गया। अब वो अलग बात है कि हमें उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि चाइना ने उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, तो चाइना क्या है, अपना सामान वियतनाम भेजेगा, और वियतनाम में डब्बा, मान लीजिए कि जो भी पैकेट है उस पैकेट पर मेड इन वियतनाम लिख जाएगा, और माल अंदर चाइना का होगा और भारत में डंप कर जाएगा, तो एक रीरूट भी करते हैं, इसके नुकसान भी, खैर वो तो एक अलग इकोनॉमिक्स में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि क्या है, ये एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक है, इनिशियली एस्टेब्लिश बाय अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एंड उरुग्वे, ठीक है। पहले इन 4 कंट्रीज ने इसको स्टार्ट किया था, और बाद में इसमें वेनेजुएला और बोलीविया ने ज्वाइन कर लिया, वेनेजुएला और बोलीविया ने इसमें बाद में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। कोप 30 बड़ी चर्चा में रही है ना, बेलन समिट आपको ने पढ़ी होगी ऑलरेडी, तो उसी के बारे में है कि बेलन समिट पब्लिश द ड्राफ्ट बेलन पॉलिटिकल पैकेज, नेगोशिएशंस ऑन द क्लाइमेट चेंज एंटर्ड लास्ट फेज। देखो बेलन समिट, तो बेलन कहाँ है, ये यहाँ पर आपको जगह पता होनी चाहिए, तो ये रहा बेलन समिट, ठीक है। तो बेलम है जो वो इस जगह पर आपको ब्राजील के अंदर एक शहर आपको मिल रहा है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियो डी जेनेरियो में कोप 1992 में 1992 जिसको हम क्या बोलते थे, अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, अर्थ समिट है जो वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी रियो में, है ना। तो रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुई थी, तो रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, किस देश के अंदर है, रियो, रियो है जो वो आपका ब्राजील में है, और जो अभी कोप 30 हुई है वो बेलन में हुई है, बेलम, और बेलम है जो वो भी ब्राजील में, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसलिए भी ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि बेलम किस जगह पर है, तो ब्राजील का एक पार्ट है, कहाँ पर है ये आपको यहाँ पर किनारे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कोस्टल सिटी है। चलिए तपाजोस रिवर, तपाजोस रिवर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तपाजोस रिवर कहाँ है, तपाजोस रिवर इसको देखेंगे। देखो क्या है, तपाजोस रिवर है जो वो बेसिकली ब्राजील में मिलेगी आपको, है ना, ये आप देख लीजिए तपाजोस रिवर, है ना, यहाँ पर तपाजोस रिवर ब्राजील में है। इसको क्या, लाइफलाइन इन ब्राजील्स अमेजन बेसिन रीच्ड हिस्टोरिकली लो लेवल दिस ईयर इन बिटवीन एन अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉट, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई है कि जिसको हम अमेजन बेसिन की, अमेजन
के जंगल हैं, जो अमेजोन रिवर या अमेजोन रिवर के किनारे किनारे जो जगह पर जंगल है, उसके उन जंगलों का लाइफलाइन मानी जाने वाली तपाजोस नदी है जो, वो काफी ज्यादा सूख गई है ना, सूख गई है। तो ये एक चर्चा का विषय यहाँ पर रखा। तो पूछा जा सकता है तपाजोस है जो, वो कहाँ है, ब्राजील का ही पार्ट है, साउथ अमेरिका में मिलती है तपाजोस रिवर। ठीक, तो याद रखिएगा इस तपाजोस रिवर के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आईएनएस इम्फाल कंप्लीट्स विजिट टू पोर्ट लुइस फॉर नेशनल डे सेलिब्रेशन। ठीक है, तो ये देखो पोर्ट लुइस के बारे में। तो पोर्ट लुइस कहाँ पर है ये, हालांकि हम दूसरे हिस्से में आ गए, लेकिन फिर भी चलिए कुछ एक हिस्सा है जो वो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, साथ में इसी के कवर कर दी गई है। पोर्ट लुइस, ये रहा पोर्ट लुइस, किस में है, मॉरिशस में आता है, मॉरिशस के पास आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आईएनएस इम्फाल किसने कंप्लीट किया है, विजिट टू पोर्ट लुइस फॉर नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए। तो उनका नेशनल डे सेलिब्रेशन के लिए आप कहते हैं आईएनएस इम्फाल है जो वहां पर गया। तो पोर्ट लुइस की लोकेशन मॉरिशस में है, ये बात आपको इंडियन ओशन का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बचे हुए जो न्यूज है वो भी हम साथ में ही इसमें कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब भारत का पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो, ठीक है, तो गवर्नमेंट बिगिंस प्रोसेस टू एक्वायर द स्ट्रेटेजिक लक्षद्वीप आइलैंड फॉर डिफेंस यूज, लोकल अपोजेस मूव। ठीक है, तो लक्षद्वीप आप जानते हैं, लक्षद्वीप अभी चर्चा में रहा, क्यों रहा, प्रधानमंत्री हैं जो वो लक्षद्वीप की विजिट में गए, और विजिट में उन्होंने स्कूबा डाइविंग वगैरह की, और स्कूबा डाइविंग करके फोटो अलग डाल दी, फोटो डाली तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह उसको देखा गया। जैसे ही उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह देखा गया तो मालदीव्स के होश उड़ गए कि भाई मालदीव्स जिस देश की इकोनॉमी टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, उस देश में क्या हो रहा है, टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी अगर हैम्पर कर गई, मान लीजिए, क्यों, देखिए मालदीव और लक्षद्वीप इन दोनों की ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो एक जैसी है। तो जो जो सीनिक ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी आपको मालदीव में देखने को मिलेगी, सेम वो लक्षद्वीप में भी मिल जाएगी। दोनों में अंतर बस इतना है कि मालदीव को प्रॉपर डेवलप कर दिया गया है, मालदीव प्रॉपरली डेवलप्ड है, और क्योंकि वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका है तो इसकी वजह से वहां पर टूरिस्ट आसानी, मतलब आना जाना वो फ्लो हो चुका है। लेकिन लक्षद्वीप अभी डेवलप हुआ नहीं है, तो अगर ये डेवलप हो जाएगा तो उनका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी चर्चा में रहा। तो अभी क्या है, इसको स्ट्रेटेजिक यूज करने की बात हो रही है कि भाई हम इसका डिफेंस यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूज के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, यहाँ पर ये कावारत्ती है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जगह है जो, ये कैसे, लक्षद्वीप आइलैंड कैसा आइलैंड है, एक कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड है। ठीक है, और वहीं अंडमान एंड निकोबार कैसा आइलैंड है, वो एक वोल्केनिक आइलैंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है कि कोरल्स वहां भी मिलते हैं, लेकिन वो एक वोल्केनिक आइलैंड है और ये एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें थी जो मुझे आपके साथ प्लेसेस इन न्यूज में डिस्कस करनी थी। पूरी प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आपको ये टेलीग्राम चैनल है जो वो फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल पे आगे जो भी चीजें हम करेंगे तो वो सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आगे के सारे प्रोग्राम्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, और यहाँ से आप पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।